श्री अजय माकन सर, धन्यवाद। 25 मिनट्स। ओके सर, धन्यवाद सभापति महोदय। वेरी कैप्टिवेटिंग स्माइल। आई एम श्योर यू विल कंटिन्यू विद इट। सर आई विल सर। थैंक यू। आपके आशीर्वाद से जरूर। थैंक यू सर, ये गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैं ये समझता हूं कि इसमें मुझे बोलने का मौका मिला है आज। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूं क्योंकि इस मंत्रालय में बतौर MOS मैंने काम किया और चिदम्बरम साहब उस वक्त गृह मंत्री थे और मैं उस वक्त उनका गृह राज्य मंत्री था और बहुत सारे विभाग इन्होंने मुझे जिसको काम करने के लिए दिया उसके अंदर मैंने इनसे सीखा भी और बहुत सारी चीजों में मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ सकारात्मक सुझाव मैं दूंगा। मेरे से दोनों पूर्व वक्ता एक वन लाइनर में विशेषता रखते हैं और एक दूसरा पोइट्री में विशेषता रखते हैं। मैं इन दोनों का मुकाबला तो नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने सीखा है इस गृह मंत्रालय के अंदर मेरे सकारात्मक विपक्ष के सजग विपक्ष के तौर के ऊपर मेरी कोशिश होगी और मैं कुछ सुझाव भी दूंगा। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं दिल्ली से शुरू करना चाहता हूं। अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली के अंदर कोहाट एन्क्लेव के अंदर एक वृद्ध दंपति की हत्या हो गई और 2-3 दिन पहले ही दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक व्यापारी से 80 लाख रुपए छीन करके भाग गए। दिल्ली इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्राइम कैपिटल बन गया और दिल्ली सीधे के सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आता है। दिल्ली पुलिस सीधे उसके अंदर आती है और ये बावजूद इसके हो रहा है कि दिल्ली के अंदर हाईएस्ट पुलिस पॉपुलेशन रेशियो पूरे कंट्री के अंदर। दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 करोड़ रुपया 12,000 करोड़ रुपए के बीच में केंद्र सरकार खर्च करती है दिल्ली के अंदर, बावजूद उसके ये हो रहा है। मैंने NCRB के लेटेस्ट आंकड़े निकाले, मैं आपके माध्यम से सदन में शेयर करना चाहता हूं सभापति महोदय। पूरे हिंदुस्तान में क्राइम अगेंस्ट विमेन का रेट 66.4 है, यानी 1 लाख में 66 महिलाओं के ऊपर क्राइम होता है, पूरे हिंदुस्तान का रेट। और पूरे हिंदुस्तान में 66 है, दिल्ली में कितना है? 144। रैंक के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 कौन है? दिल्ली। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में पूरे हिंदुस्तान का 36 का रेट, दिल्ली का 134। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रैंकिंग में नंबर 1 कौन है? दिल्ली। क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 27.5 का पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेट है, दिल्ली में कितना है? 114। रैंक कितना है दिल्ली का? नंबर 1 दिल्ली के अंदर। तो आज दिल्ली जो केंद्र के पुलिस के सीधे अंतर आती, में बहुत बड़ी बड़ी बातें वन लाइनर्स या पोएम या इन सब चीजों के नहीं, मैं विशुद्ध आंकड़ों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और इसमें मेरे आगे सुझाव भी। टोटल केसेस पेंडिंग ट्रायल अगर हम सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज का देखें तो क्राइम अगेंस्ट विमेन के अंदर मुंबई में 31,000 के करीब केसेस कोर्ट में पेंडिंग, कोलकाता में 15,000, बेंगलुरु में 18,000, हैदराबाद में 10,000 और दिल्ली में कितने? 77,000। 77,000 केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है दिल्ली के अंदर। और 2016 के NCRB के फिगर से मैंने कंपेयर किया तो 2016 में NCRB कहती है कि दिल्ली में 29,000 केसेस केवल पेंडिंग थे, अब बढ़ करके 77,000 केसेस हो गए। और यही नहीं, इसके साथ में अगर हम क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन का देखें तो मुंबई में 10,000, कोलकाता में 3,000, बेंगलुरु में 3,000, हैदराबाद में 1,600 और दिल्ली के अंदर 19,000 केसेस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। तो सभापति महोदय, इसके अंदर मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर के काम करने की जरूरत है पेंडिंग केसेस में। अभी तक के तो पिछले 10 वर्ष में समझ में आता है कि इधर की बात उधर, उधर से इधर, लेकिन अगर ये ट्रायल कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस कम कर दिए जाएं, न्याय जल्दी मिलना शुरू हो जाए तो एक ये बहुत बड़ी भूमिका आगे आने वाले समय में कम से कम क्राइम अगेंस्ट विमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन और क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन तीनों के अंदर दिल्ली नंबर 1 बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए।
सभापति महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं लेना चाहूंगा। अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था पंजाब के अंदर, फार्मर्स को अभी परसों उठा करके फेंक दिया गया। मैंने इस स्पीच की तैयारी के लिए, मुझे याद था बीपीआरएनडी मेरे को चिदम्बरम साहब ने दिया हुआ था। बीपीआरएनडी के अंदर एक बड़ा अच्छा चैप्टर होता था एजिटेशंस का, और वो एजिटेशन का चैप्टर बताता था कि पूरे देश भर में कितने कम्युनल एजिटेशंस हुए, कितने स्टूडेंट्स एजिटेशंस हुए, कितने फार्मर्स एजिटेशन हुए, ये सारे के सारे चैप्टर बताता था। और ये चैप्टर अगर आप देखें तो इसके अंदर पूरे आंकड़े पूरे के पूरे राज्यभर होता था और टेबल्स होते थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता था। मैंने कहा कि इसको देखते हैं लेटेस्ट बीपीआरएनडी की रिपोर्ट में। जब बीपीआरएनडी की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी तो एजिटेशन का चैप्टर गायब, पिछले साल की देखी उसमें गायब, और 2017 में जाकर के मुझे आखिरी में एजिटेशन का चैप्टर मिला। और हमारे जब डिपार्टमेंट रिलेटेड मीटिंग हुई तो मैंने उसके अंदर बात रखी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राधामोहन अग्रवाल जी का। उन्होंने हमें इजाजत देते हैं, फ्रीडम देते हैं पूछने का और रिकॉर्ड करते हैं। मैं उनको ऑफिशियली यहां पे आज ऑपोजिशन में होने के बावजूद उनको धन्यवाद करता हूं कि ये सब चीजें रिकॉर्ड पे आती। और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में जब मैंने इसको उठाया और उसके अंदर जो जवाब आया वो रिपोर्ट के अंदर है, मैं केवल वो पंक्तियां पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। पैरा 4.13.3 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, यह पूछे जाने पर कि आंदोलन अध्याय का प्रकाशन कब से बंद हुआ, सूचित किया गया कि भारत में आंदोलनों पर डेटा 2004 से 2017 तक डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बाय बीपीआरएनडी में प्रकाशित किया गया था। हालांकि 2017 के बाद इस अध्याय को बंद कर दिया गया, खुद मान रहे हैं। और आगे इसका कारण देते हैं जो बहुत ध्यान से सुनने वाला। मंत्रालय की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट में लोक शांति के विरुद्ध अपराध श्रेणी के तहत पहले से ही इस तरह का डेटा प्रकाशित किए जा रहे हैं। फिर मैं पढ़ना चाहता हूं, भारत में अपराध रिपोर्ट में, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में लोक शांति के विरुद्ध, क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अपराध श्रेणी के तहत पहले से ही आंदोलन के इस तरह से डेटा प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसलिए निर्णय लिया गया कि एनसीआरबी इस डेटा को प्रकाशित करना जारी रखेगा और बीपीआरएनडी अब इसे एकत्र या प्रकाशित नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आंदोलन को गृह मंत्रालय यह मानता है कि यह अपराध की श्रेणी में और यह क्राइम है। आंदोलन करना एक क्राइम है और आंदोलन को क्योंकि अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और ये अपराध को एनसीआरबी उसका डेटा करता है, इसलिए एजिटेशन का चैप्टर बीपीआरएनडी में डालने की जरूरत नहीं। सभापति महोदय, प्रश्न ये उठता है कि क्या आंदोलन अपराध की श्रेणी में आते हैं? जब वंचित एवं शोषित व्यक्ति सब जगह से हार कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को जनता के सामने करता है तो क्या वो अपराधी बन जाता है, अपराधी की श्रेणी में आ जाता है? मूल प्रश्न यह है कि हमारे किसान क्या अपराधी हैं? क्या हम लोकतंत्र में हैं या हम पुलिस स्टेट के अंदर हैं कि जबकि हम एजिटेशन का डेटा इकट्ठे करने की जगह अब अपराध जो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को जो खराब करेगा उसके श्रेणी के अंदर ये आ जाएंगे। मैंने साथ साथ में एजिटेशन के चैप्टर से एजिटेशन के किस तरीके से परिभाषित किया जाता है उसको मैंने देखा। एजिटेशन को जो हमारे समय में परिभाषित किया जाता था वो असल में महात्मा गांधी के एजिटेशन की परिभाषा थी और वो कहती है, agitations are collective expression of dissatisfaction with the state authorities and others on a variety of issues like education, essential services, transport facilities, wages, etc. In a democratic system, expression of protest by different groups, subgroups of public is a common feature. Police personnel of both the states and CAPFs need to consciously strive for upgrading their professional skills and behavior skills in order to manage crowd agitated over any perceived real or imaginary cause of injustice, dissatisfaction against the authorities or some other sections of the society without use of force as far as possible.
तो जो एजिटेशन का जो मूल भावना थी, जो उस एजिटेशन करने का लोकतंत्र के अंदर एक अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को एक तरीके से खत्म कर दिया गया। और इसमें आंकड़ों में भी फर्क आते। 2016 के आंकड़े जो 2017 की रिपोर्ट में आखिरी बार जो प्रकाशित किए गए, बीपीआरएनडी की एजिटेशन चैप्टर में 1,15,000 आंदोलन को उसके अंदर दिखा गया और 2016 के एनसीआरबी के अपराध की श्रेणी के अंदर मात्र 72,000 उसको मेंशन करे गए, यानी 37% जो आंदोलन हुए वो पूरे के पूरे गायब कर दिए गए। और ये मंशा हमारी सरकार की है कि ना केवल इस एजिटेशन के चैप्टर को हटा दिया जाए, बल्कि हमारे देश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जो एजिटेशन हो रहे हैं, उन एजिटेशन के ऊपर भी पर्दा किसी ना किसी बहाने कर दिया जाए। सभापति महोदय, बेशक ये कुछ लोगों को अभी इसकी महत्व समझ नहीं आएगा, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके ऊपर चादर डालेंगे, इन बातों के ऊपर कंबल डालेंगे, तो अफवाहें फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी आंकड़े देंगे और उसको हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग उसको ठीक करने, काउंटर करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए मेरा फिर से कहना है हमारे गृह मंत्रालय को, बीपीआरएनडी का जो चैप्टर एजुटेशन के ऊपर 2004 से हम लोगों ने शुरू किया था, 2017 में जो आपने बंद करा, उसको वापस शुरू करना चाहिए। इसको अपराध की श्रेणी से हटा दीजिए। एजिटेशन करना, आंदोलन करना अपराध नहीं होता। आप लोग भी जब ऑपोजिशन के अंदर थे, बीजेपी भी जब ऑपोजिशन में थी, हम लोग भी छात्र आंदोलन से निकले हैं, हम लोग भी ट्रेड यूनियन से निकले हैं, आंदोलन करते हैं। और हम वो आंदोलन भी करते हैं जिसमें पुलिस परमिशन भी होती है, जंतर मंतर पर भी बैठते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं। तो क्या हर आंदोलन अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा? और वो आंदोलनों की लिस्ट, आंदोलनों की बारे में बातें पूरे के पूरे देश को एनुअल रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन हमारे गृह मंत्रालय से। सभापति महोदय, भारत का एक प्रकार से ये स्वर्णिम काल, ये दहलीज के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। सभापति महोदय, ये स्वर्णिम काल का कारण और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के युवा। हमारे देश की आबादी, युवा आबादी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है इस वक्त। हमारे 65% देश की आबादी 25 वर्ष से कम। अगर मीडियम मध्य आयु अगर हमारे देश की पाई जाए तो 28 वर्ष हमारी है, यानी आधी आबादी हमारी 28 वर्ष से कम। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में इसको अगर हम मुकाबला करें तो जापान के अंदर जो मीडियन वैल्यू है, मध्य आयु है, वो 49 ईयर्स की। जर्मनी के अंदर 47 वर्ष की, अमेरिका के अंदर यह 39 वर्ष की, और हम 28 वर्ष पे हैं। हमारे सामने ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग कहते हैं, हमारा जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं कि जो हम लोगों को मिलता है, जिसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। सभापति महोदय, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो, ये खिड़की हमेशा के लिए हमारे सामने खुली हुई नहीं है। ये केवल अगले 25 वर्षों के लिए, क्योंकि 2050 आते आते हमारी मध्य आयु हमारे देश की 28 से बढ़कर के 39 हो जाएगी, जो आज अमेरिका की। तो हमारे सामने ये केवल 25 वर्ष है जिसमें हम लोग इस युवा आबादी का फायदा उठा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश के खिलाफ में साजिश हो रही है, जिसको रोकने के अंदर हमारी केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय मुझे लगता है कि विफल हुई है। और उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो नशे की शिकार हो रही है। आज नशे की वाकया, घटनाएं इतनी तेजी से हमारे देश के अंदर बढ़ रही, और उसके मैं आंकड़े देना चाहता हूं जो हम लोगों के सामने हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, 2010 और 2014 के बीच में कुल एनडीपीएस की घटनाएं, नशे की घटनाएं पूरे देश में 33,000 थी, और 2022 के लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि ये घटनाएं 33,000 से बढ़ करके 1,15,000 होगी, 4 गुना से भी ज्यादा। ये रेट जो है प्रति लाख पॉपुलेशन 2010 से 2014 के बीच में 2.7 का रेट था। आज ये रेट 8.7 का है, 2.7 से बढ़कर के 8.7, और ये हर साल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम झटके से बढ़ गया। 2017 में रेट 5 था और टोटल इंसिडेंट 64,000 थे। 19 में 5.4 था रेट और टोटल घटनाएं 73,000। 21 में 6.3 रेट और टोटल घटनाएं 78,000।
और अब 2022 में रेट 8.7 और टोटल घटनाएं 1,15,000, ये बढ़ करके टोटल बढ़ करके 4 गुना अगर 2010 और 2014 के बीच में करें तो ये इतना बढ़ गया। ये कुल बढ़ोतरी 247% की बढ़ोतरी केवल 10 वर्षों के अंदर 247% बढ़ा है एनडीपीएस की घटनाएं। दिल्ली के अंदर जो राष्ट्र की राजधानी है, जहां पे पुलिस भी इनकी, दिल्ली के अंदर जहां पूरे राष्ट्र में 247% बढ़ा है, दिल्ली के अंदर 546% बढ़ा। 2015 में जहां पे केवल 277 घटनाएं एनडीपीएस की हुई थी, 2024 में बढ़कर के ये 1789 घटनाएं हो गई। दिल्ली के अंदर 546% दिल्ली के अंदर एनडीपीएस की घटनाओं के अंदर बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली की स्थिति ये है, आज देश के अंदर स्थिति ये है। यही नहीं, अभी 2 दिन पहले राज्यसभा के अंदर रणदीप सुरजेवाला जी के एक प्रश्न में जवाब दिया कि कहां के किस तरीके के ड्रग्स कितने कितने सीज करेंगे। इसको पूरी की पूरी लंबी लिस्ट है, इसमें से मैंने निकाला कि सिंथेटिक ड्रग्स की क्या स्थिति है, और वो मेरी चिंता है, वो मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो खतरनाक होता है, उसको लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है, और सिंथेटिक ड्रग्स की एक बार आदत पड़ जाए तो छूटनी मुश्किल होती है। और सिंथेटिक ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक नए आयाम के ऊपर ड्रग्स के अंदर और नार्कोटिक्स के अंदर लेकर के जाने वाली चीज है। और इसमें कुल 6 सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में ये लिस्ट थी, और उसमें 2022, 23, 24 में कितनी किलोग्राम में पकड़े गए, इसके बारे में ये लिखा है। और मैं ये बताना चाहता हूं, एक बार 2022 और 24 के मैं आंकड़े सिर्फ कितने किलोग्राम में पकड़े गए, उससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या फर्क है। एटीएस 2022 में 1,224 किलोग्राम, 24 में 8,200 किलोग्राम, 7 गुना ज्यादा। केटामिन 2022 में 3 किलोग्राम, 2024 में 65 किलोग्राम, 22 गुना बढ़े। एलएसडी 2022 0, 2023 0, 2024 में 1 किलोग्राम, यानी शुरू हो गया। एमडीएमए 22 में 63 किलोग्राम और 24 में 195 किलोग्राम। मेफेड्रोन 2022 में 2,872 किलोग्राम और 2024 में 3,559 किलोग्राम। मेस्कालीन 2022 में 2 किलोग्राम और 2024 में 25 किलोग्राम। सभापति महोदय, ये सिंथेटिक ड्रग जो 22 गुना, 20 गुना 2 सालों के अंदर बढ़ रहे हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरीके से किस जगह के ऊपर हम लोग। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो आंकड़े जो हमारे को दिए हैं यहां पे इसी हाउस में वही बोल रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा गृह मंत्री जी इसका जवाब दे। जो चीज अच्छी लगे उसको माने, जो अच्छी नहीं लगे उसको नहीं माने। यही गृह मंत्री हम सुझाव दे सकते हैं, ऑपोजिशन होने के नाते हम ये बातें सामने रख सकते हैं। सभापति महोदय, इतिहास गवाह है कि पहले ड्रग्स और नारकोटिक्स आते हैं और फिर गैंग वॉर और टेररिज्म आता है। पंजाब के अंदर आज यहां पर पूरे देश में 8.7 है, पंजाब के अंदर ये रेट है 40। 8.7 देश का रेट और पंजाब का 40। केरल के अंदर हमारे एक साथी ने अभी कुछ दिन पहले यहां पे नोटिस दिया था 0R का, पूरे देश में 8.7 है, केरल में और भी खराब है, केरल में 74 है, 74 का रेट केरल के अंदर। तो सभापति महोदय, ये साजिश नहीं है तो क्या है हमारे देश के युवाओं का, जहां पर कुछ राज्यों में खास तौर के ऊपर जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पर क्यों इस तरीके की चीजें हो रही। पाकिस्तान से 5-5 किलो के ड्रोन से हमारे यहां पे ड्रग्स आ रहे हैं, इसको कौन रोकेगा? 50 किलोमीटर बीएसएफ की जो एम्पावर करी है किसने किया? आपने किया है, तो ड्रोन को कौन रोकेगा? 5-5 किलोग्राम से आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर ड्रोन से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। गैंगस्टर्स पंजाब के अंदर जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। ये टेररिज्म का उठता हुआ नाग नहीं है तो क्या है? हाल के वर्षों में पंजाब पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की लक्षित हत्याएं हो रही, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की संलिप्तता द्वारा चिन्हित किया गया। 2022 से लेकर अब तक कम से कम 15 प्रमुख घटनाएं हुई हैं जिसमें आरपीजी, रॉकेट चलित ग्रेनेड,
निम्न तीव्रता विस्फोट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे खालिस्तान समर्थक समूहों से जुड़ी हत्याएं शामिल। सभापति महोदय, 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो पाए जा रहे हैं वो AK-47 पाए जा रहे हैं इनके पास, ग्लॉक पिस्टल्स और आर्गेस ग्रेनेड पाए जा रहे हैं। आर्गेस ग्रेनेड क्या है जिसका इस्तेमाल हो रहा है? ये ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड्स है। ऑस्ट्रियन ग्रेनेड जिसका इस्तेमाल वहां पर हो रहा है पंजाब में, उसका इस्तेमाल मुंबई अटैक में और हमारे यहां पार्लियामेंट के अटैक में हुआ। तो ये कैसे आ गए हमारे देश के अंदर? कैसे इनका इस्तेमाल पंजाब के अंदर हो रहा है? मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी जब इसकी बात करें, क्योंकि ड्रग्स के साथ में अगर यहां पर इस प्रकार के ग्रेनेड अटैक जो ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड है, जिसका इस्तेमाल मुंबई अटैक के अंदर हुआ, जिसका इस्तेमाल पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर हुआ, वो अगर पंजाब के अंदर अगर आज उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब साजिश गहरी है। इसका मतलब साजिश सीमा पार से आ रही है, जिसको हमको रोकना है, जिसको रोकना गृह मंत्रालय को है। ये मैं आज कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब बॉर्डर से आ रहा है, सीमा पार से आ रहा है, तो सीमा पे रोकने का काम गृह मंत्रालय का। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग स्कीम्स हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2024-25 में बजट एलोकेशन 335 करोड़ का था और रिवाइज एस्टीमेट कितना? 335 करोड़ से घट करके 110 करोड़, 225 करोड़ रुपए लैप्स हो गए, खर्च नहीं कर पाए। 67%, 2/3 लैप्स हो गए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम में 2023-24 में 10.52%, लगभग 11% लैप्स। 2024-25 के अंदर इस वर्ष 19% लैप्स और पिछले 2 वर्ष के अंदर 3,000 करोड़ रुपए मुश्किल से खर्च किए गए और इस वर्ष बजट रखा गया है 5,590 करोड़ का। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे गृह मंत्री जी से कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम है, उसके अंदर अगर आप खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के, ये कैपिटल सेक्शन के ऊपर खर्च होता है, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के जब तक आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, ये पैसा लैप्स होता रहेगा। और ये पैसा लैप्स इसलिए होता रहेगा क्योंकि ये पिछले 7 सालों का मैं फिगर देने जा रहा हूं। डिमांड नंबर 51 जो पुलिस की है, जिसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, BADP, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, हाउसिंग, ये सारी की सारी चीजें हैं। 2018-19 में 13% वापस, 19-20 में 17% वापस, 20-21 में 48% वापस, 21-22 में 24% वापस, 22-23 में 21% वापस, 23-24 में 16% वापस, 24-25 में 21% वापस। पिछले 7 वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आपने 17,697 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए, जो वापस करना पड़ा। ये आपके बजट के रिकॉर्ड्स कहते हैं। और टोटल 22.93%, यानी 1/4 लगभग जो बजट एलोकेशन होता है उसको आप खर्च नहीं कर पाते। इसलिए मेरा अनुरोध है गृह मंत्री जी की इसको आप अलग से इसका ध्यान दें, क्योंकि ये पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से इतना पैसा जो लैप्स लगातार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये आगे हमारे खर्च होना चाहिए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन का प्लान, 4th मॉडर्नाइजेशन प्लान 2022 से 2026 तक के 1,523 करोड़ रुपए का 2022 से 2026 तक का सोचा गया, जिसमें 1,523 करोड़ रुपए रखे गए। अब 2025 चल रहा है, इस 1,523 करोड़ में से कितना खर्च हुआ पुलिस मॉडर्नाइजेशन में, सेंट्रल आर्म फोर्सेज मॉडर्नाइजेशन में? 1,523 करोड़ में से केवल 287 करोड़ रुपया खर्च हुआ, केवल 19% खर्च हुआ। 81% पैसा अभी तक के आप लोग इस पे खर्च नहीं कर पाए। तो जब CAPF के मॉडर्नाइजेशन प्लान को जब आप लोग ठीक तरीके से नहीं खर्च कर पा रहे, जब बॉर्डर एरिया के इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को आप लोग ठीक तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे, तो किस तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि हमारी सीमा को आप रोकेंगे? ड्रोन से हमारे यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं और उन ड्रोन के ड्रग्स को नहीं रोक पा रहे। हमारे यहाँ पे बॉर्डर से क्रॉस होकर के ड्रग्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रियन ग्रेनेड्स आ रहे हैं, AK-47 आ रहे हैं और हम इसको नहीं रोक पा रहे। सभापति महोदय, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। BPRND की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि कुल हमारे यहाँ पर
जो टोटल जो स्ट्रेंथ है उसमें 11% की पुलिस फोर्सेज में वैकेंसी है। 1,10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज की जगह खाली है, रिक्त है, वहां पे भर नहीं है। तो सभापति महोदय, जब हम पैसे खर्च नहीं कर पा रहे, जब हम लोग जो हमारे सैंक्शन पुलिस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें से 11% जब सैंक्शन पुलिस फोर्स की हमारी स्ट्रेंथ खाली है, तो हम ये कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी फोर्सेज अच्छी तरीके से काम कर सकें। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, दो छोटी छोटी बातें करनी है मुझे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो बात हमारी सेंसस से, 2011 का सेंसस चिदम्बरम साहब ने उसका काम मुझे दिया था 2009 में जब मैं मंत्री बना था, और सेंसस का काम 2011 का हमने 2009 से शुरू कर दिया था, उसके शेड्यूल बनाने, ट्रेनिंग करनी, सब चीजें। अब सेंसस के हमारे लिए क्यों जरूरी है? सेंसस हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम्स जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो सेंसस पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे होता है। 2011 के अंदर 121 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन थी, एक्सपेक्टेड अभी 146 करोड़ की, 25% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 70% ग्रामीण और 50% शहरी लाभार्थी हो सकते हैं, यानी 15 करोड़ गरीब लोग आज की डेट में अगर सेंसस होते हैं तो 15 करोड़ गरीब लोगों को एनएफएसए का फायदा मिलेगा, और वो फायदे से आप लोग वंचित रख रहे हैं क्योंकि सेंसस नहीं करा है। हमारे एनएसएसओ के जो सैंपल सर्वेज होते हैं उसके अंदर जो एनुमरेशन ब्लॉक सेंसस से निकलते हैं वो उसका आधार बनता है सैंपलिंग का, जिसके आधार के ऊपर वो तय करते हैं कि कहां से सैंपल निकाले। समाप्त करें माननीय सदस्य। और अभी हमारी पार्टी के दूसरे और एक और इसके बाद में छोटा सा पॉइंट है। तो सभापति महोदय, अगर हम सेंसस टाइम पे नहीं कराएंगे तो हमारे देश के अंदर लाभार्थी अलग अलग स्कीम्स के हम तय नहीं कर पा रहे। 15 करोड़ तो मैंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कहा, फिर हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, पीएलएफएस का एनएसएसओ सर्वे करता है, हमारे हेल्थ स्कीम्स के सर्वेज होते हैं, वो सारे के सारे सर्वेज गलत होंगे अगर हमारे एनुमरेशन ब्लॉक्स नहीं होंगे। तो हमारे सेंसस टाइम पे होना चाहिए। हमारा 2020-21 के अंदर 85% पैसा सेंसस के अंदर जो था लैप्स हुआ। समझ में आता है कोविड का समय था, लेकिन 21-22 में 86% लैप्स हो गया, 22-23 में 85% लैप्स हो गया, 23-24 में 65% लैप्स हो गया, और पिछले वर्ष 58% पैसा लैप्स हो गया। ये कैसे, इसको कैसे आप जस्टिफाई करें? आप 20-21 का तो समझ में आता है कि चलिए कोविड है, 85% लैप्स हो गया, लेकिन उसके बाद में जो टोटल बजट अमाउंट है और जो स्पेंट अमाउंट है उसके बेसिस के ऊपर करें तो सारा पैसा आपका लैप्स हो गया। मैंने केवल एक बात मैंने पूछा, समाप्त करें माननीय सदस्य। एक बात पूछा, समाप्त करें, कि जो मंत्रालय के लोग आए थे, मैंने केवल एक बात पूछा कि आप हमें यह वायदा कर दें कि इस साल सेंसस पूरा कर देंगे, लेकिन कोई वायदा नहीं हुआ। जो अभी इस साल का भी बजटरी एलोकेशन है उसके हिसाब से हमारा इस साल भी मुझे नहीं लगता कि सेंसस हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, और हमारे देश की गरीब जनता फिर भी महरूम रहेगी क्योंकि उनको लाभ नहीं मिल रहा। मैं चाहूंगा गृह मंत्री इसमें भी कुछ कहना चाहते हैं, जब जवाब देंगे तो हम लोग सुनना चाहेंगे, इसके ऊपर भी, सेंसस के ऊपर हम लोग सुनना चाहेंगे। आखिर बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बजट हमारा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हमारे यहाँ पे बढ़ रही। दुख की बात यह है, समाप्त करें माननीय सदस्य। दुख की बात यह है कि हमारे पूरे बजट में जो बी में इंक्रीज हुआ है, बी से आरई, वो 5.83% है गृह मंत्रालय का, पूरे देश का 7.4% है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में रिलीफ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज में कटौती कर दी गई है 7.5% की, जबकि प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलामिटीज हमारी बढ़ रही है। हम सब लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ज्यादा खर्चे होंगे, लेकिन और ज्यादा खर्चे जिसमें होंगे उसमें आप 7.5% की कटौती कर दें तो यह बड़े दुख की बात है, इसको भी आपको देखना चाहिए। एनडीआरएफ जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस पुलिस फोर्स है, उसमें 23% की वैकेंसी है पुलिस फोर्स, उस रिस्पांस फोर्स के अंदर 23% लोग उसमें कम है। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 18,597 की और एक्चुअल 14,197 की। तो सभापति महोदय, जब हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम कैसे प्राकृतिक आपदा के ऊपर हम खर्चे के अंदर कटौती कर सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेट प्रोग्राम था। अब समाप्त हुआ भाषण माननीय सदस्य। आखिरी वाला पॉइंट एक बार बस ये वाला खत्म कर लेने दें सभापति महोदय। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम था,
23-24 में एक्चुअल खर्च हुए 198 करोड़, 24-25 में बी घट करके 105 करोड़, 24-25 में आरई 25 करोड़ और 25-26 में बी 4 करोड़। 198 करोड़ से कम होते होते ये 4 करोड़ के ऊपर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम पहुंच गया। आप बताएं कि किस तरीके से हमारी प्राकृतिक आपदा के ऊपर ये काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।